नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। जी हाँ दोस्तों, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आगामी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहें, सभी प्रश्नों को अच्छे से देखें, समझें और याद करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आंखों का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। दोस्तों, बतानी है कि आंखों का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, आइरिस में मौजूद दोस्तों वर्णक पर निर्भर करता है। आप लोग याद रखेंगे आंखों का रंग किस में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है, तो आइरिस में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है आंखों का रंग। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती है। दोस्तों, बतानी है कि इनमें से कौन सी धातु मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे तांबा। ऑप्शन है हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। तांबा दोस्तों प्रकृति में मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती है, तांबा धातु। आप लोग याद रखेंगे तांबा यानी कि कॉपर प्रकृति में मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाने वाला यह धातु है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। दोस्तों, बतानी है कि प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है, दिया जाता है। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। जो संगीत के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान देते हैं उनको दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, संगीत के क्षेत्र में। आप सभी को दोस्तों बता दें कि ग्रैमी पुरस्कार देने की शुरुआत 1958 ईस्वी से हुई थी। आप लोग याद रखेंगे कब कब हुई थी, तो आप लोग याद रखेंगे 1958 ईस्वी से ग्रैमी अवार्ड देने की शुरुआत हुई थी। आप लोग याद रखेंगे किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे म्यूजिक यानी कि संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है। दोस्तों, बतानी है कि उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई कितनी होती है। तो आप लोग याद रखेंगे उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई दोस्तों धनात्मक होती है। क्या होती है, तो आप लोग याद रखेंगे धनात्मक। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई धनात्मक होती है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिसपुर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजधानी है। दोस्तों, बतानी है कि दिसपुर इनमें से किस भारतीय राज्य की राजधानी है। किस भारतीय राज्य की राजधानी दिसपुर है। तो आप लोग याद रखेंगे असम की राजधानी दिसपुर है। क्या होगा हमारा राइट आंसर, तो आप लोग याद रखेंगे असम। असम की राजधानी दिसपुर है दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सावित्री नदी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, बतानी है कि सावित्री नदी किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन है हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। सावित्री नदी महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से उत्पन्न गैस होती है। दोस्तों, बतानी है कि कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से। जब कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो आप लोग याद रखेंगे एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि एसिटिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। और जब कैल्शियम कार्बाइड पर पानी की बौछार की जाती है तब क्या होती है, एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। आप लोग याद रखेंगे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी एसिटिलीन। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों,
कार्नोटाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? दोस्तों बतानी है कि कार्नोटाइट इनमें से किसका अयस्क है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी यूरेनियम का। जी हाँ दोस्तों, कार्नोटाइट इनमें से किसका अयस्क होगा, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी यूरेनियम का अयस्क है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि यूरेनियम का एक और अयस्क होता है, उसका भी नाम आप लोग याद रखेंगे पीच ब्लेंड। क्या होता है दोस्तों, तो आप लोग याद रखेंगे पीच ब्लेंड और कार्नोटाइट, दोनों को आप लोग याद रखेंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी यूरेनियम। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी कि IRRI कहाँ स्थित है? दोस्तों बतानी है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे लॉस बानोस में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे फिलीपींस के लॉस बानोस में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा, फिलीपींस के लॉस बानोस में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कमी से घेंघा रोग होता है। दोस्तों यहाँ पे खाली जगह है, बतानी है कि किसकी कमी से घेंघा रोग होता है, तो आप लोग याद रखेंगे आयोडीन की कमी से। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग को दोस्तों ग्वाइटर भी कहा जाता है, आप लोग याद रखेंगे। और किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न से पहले दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोग इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग एक लाइक अवश्य कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं, तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को क्या करेंगे, एक लाइक कर देंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है रीजनिंग का, और इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस रीजनिंग का जवाब आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ल्यूमेन इकाई है। दोस्तों बतानी है कि ल्यूमेन किसकी इकाई है, तो आप लोग याद रखेंगे ज्योति फ्लक्स का। किसकी इकाई है दोस्तों, तो आप लोग याद रखेंगे ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का इकाई है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा ज्योति फ्लक्स का। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है। दोस्तों बताने है कि मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है, यानी कि साउंड का लेवल कितना होना चाहिए मनुष्य के लिए, तो आप लोग याद रखेंगे 60 डेसिबल। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होना चाहिए, तो आप लोग याद रखेंगे 60 डेसिबल। ध्वनि को दोस्तों डेसिबल में मापा जाता है, इसे डीबी से संदर्भित किया जाता है या सूचित किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी 60 डेसिबल। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पायरोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों बतानी है कि पायरोमीटर का प्रयोग इनमें से किसे मापने के लिए किया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। उच्च तापमान को मापने के लिए, हाई टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पानी में डूबी हुई एक लकड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। दोस्तों बतानी है कि पानी में डूबी हुई एक लकड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो आप लोग याद रखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। पानी में डूबी हुई लकड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। दोस्तों बताने हैं कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी, तो आप लोग याद रखेंगे मैक्सवेल ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी, तो मैक्सवेल ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जब वायु में हाइड्रोजन जलती है तब उत्पन्न होता है। दोस्तों बतानी है कि जब हवा में हाइड्रोजन जलती है तब क्या उत्पन्न होता है,
तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी जल। जी हाँ दोस्तों, जब हवा में हाइड्रोजन जलती है तब क्या उत्पन्न होता है? तो आप लोग याद रखेंगे जल उत्पन्न होता है। आइए दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी की प्रचुरता पाई जाती है? दोस्तों, बतानी है कि इनमें से किस में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए आंवले में। जी हाँ दोस्तों, जब भी विटामिन सी की बात होगी तो आप लोग याद रखेंगे आंवला। आंवले में विटामिन सी दोस्तों प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, अर्थात बहुत मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा आंवला। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? दोस्तों, बतानी है कि पीनियल नामक ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे मस्तिष्क में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में पाई जाती है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वयस्क मनुष्य के शरीर में औसत रक्त की मात्रा होती है। बतानी है दोस्तों कि किसी वयस्क मनुष्य के शरीर में औसत रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो आप लोग याद रखेंगे 5 से 6 लीटर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा दोस्तों। किसी वयस्क मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त की मात्रा होती है औसत। आप लोग याद रखेंगे 5 से 6 लीटर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेटा की कंपनी इंस्टाग्राम पर हाल ही में सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता कौन बने हैं? दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेटा की स्वामित्व वाली कंपनी है इंस्टाग्राम, यानी कि मेटा कंपनी की दोस्तों इंस्टाग्राम है। बतानी है कि इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता कौन बने हैं। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। नरेंद्र मोदी जी इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता बने हैं। आप सभी को दोस्तों बता दें कि इनके कुल फॉलोअर इंस्टाग्राम पर 98.2 मिलियन है। आप लोग याद रखेंगे अभी के तारीख में कितने हैं? 98.2 मिलियन, 98.2 मिलियन फॉलोअर हैं नरेंद्र मोदी जी के इंस्टाग्राम पर। और इसी के साथ दोस्तों सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता बने हैं। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा नरेंद्र मोदी। इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता हैं। कितने फॉलोअर? तो वो भी आप लोग याद रखेंगे 98.2 मिलियन। चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अर्थशास्त्र में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? दोस्तों, बतानी है कि वर्ष 2019 की बात हो रही है यहाँ पे। वर्ष 2019 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अर्थशास्त्र में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है, मिला है? तो आप लोग याद रखेंगे अभिजीत बनर्जी को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। 2019 में अभिजीत बनर्जी को दोस्तों अर्थशास्त्र में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है वर्ष 2019 में। आप लोग याद रखेंगे अभिजीत बनर्जी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अरबपति जेफ बेजोस की स्वामित्व वाली एरोस्पेस कंपनी का क्या नाम है? दोस्तों, बतानी है कि जो जेफ बेजोस हैं इनकी स्वामित्व वाली एरोस्पेस कंपनी का क्या नाम है? तो आप लोग याद रखेंगे ब्लू ओरिजिन। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी ब्लू ओरिजिन, जो दोस्तों जेफ बेजोस की स्वामित्व वाली एरोस्पेस कंपनी का नाम है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, बतानी है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो आप लोग याद रखेंगे रोएंटजन ने की थी जो दोस्तों। ऑप्शन है हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो आप लोग याद रखेंगे रोएंटजन ने की थी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विट्रियल ऑयल किसे कहा जाता है? दोस्तों, बताने हैं कि विट्रियल ऑयल किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल को विट्रियल ऑयल कहा जाता है, यानी कि H2SO4 को क्या कहा जाता है? विट्रियल ऑयल। सल्फ्यूरिक अम्ल को विट्रियल ऑयल कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डाकघर नाटक के लेखक कौन है?
दोस्तों बतानी है कि डाकघर नाटक के लेखक कौन है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। डाकघर नाटक के लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। दोस्तों तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।